देखो, तो आज का टॉपिक है एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। सबसे पहले ये समझो कि इस वर्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास का मतलब क्या है। क्या होता है कि हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें सबसे पहला है हमारा एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, दूसरा है हमारा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। अगर हम तीसरे टर्म की बात करें तो हमारे पास है पाई इज इक्वल्स टू CRT, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसमें आप अगर C को लिखोगे तो नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और इवन आप इस नंबर ऑफ मोल्स को लिखोगे तो आएगा गिवन मास बाय मोलर मास। और हमारे पास चौथा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सा होता है, दैट इज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 माइनस P बाय P0 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो अगर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करूँ, P0 माइनस P बाय P0, दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो न्यूमरेटर में आ जाएगा, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा P0 माइनस P बाय P0 गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास। तो आप यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हो कि हमारे पास टोटल 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। हमारे पास होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, हमारे पास होता है डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट, हमारे पास होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, हमारे पास होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इन चारों को यूज़ करके आप मोलर मास को कैलकुलेट कर सकते हो, क्योंकि देखो मोलर मास यहाँ भी आ रहा है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट में, ऑस्मोटिक प्रेशर में, और इवन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। मतलब इन चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ मोलर मास। ठीक है, पर कई बार क्या होता है, जब इस मोलर मास को हम लोग निकालते हैं, इस मोलर मास को हम लोग फाइंड आउट करते हैं, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। क्या प्रॉब्लम्स आती है, ध्यान देखना। तो देखो, आप इन चारों में से किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके आप अपने सोल्यूट का मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो मेरे पास एसिटिक एसिड है, मैं बात करता हूँ एसिटिक एसिड की। कि लेट्स सपोज कि मेरे पास एसिटिक एसिड है, दैट इज CH3COOH, जिसका मोलर मास 60 ग्राम हमें पता है, थियोरेटिकली इसकी वैल्यू पता है कि मोलर मास 60 ग्राम आएगा, और कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो मोलर मास है वो 60 ग्राम ही आना चाहिए। अब क्या हुआ कि मैंने इसी मोलर मास को एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट से, या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट से, या ऑस्मोटिक प्रेशर से, या फिर मैंने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में से किसी एक को यूज़ किया, किसी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ किया, और यूज़ करके मैंने क्या किया, इसका मोलर मास फाइंड आउट करने की कोशिश करी, और देखा कि वो है 60 ना आके वो 120 आने लग गया, ज़्यादा आ गया, या शायद वो 60 से कम आ जाए, 30 ग्राम आने लग जाए। तो इस तरीके के केसेस को हम कहते हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मासेस, कि व्हेन द मोलर मास ऑफ एनी सोल्यूट comes out to be different than their expected value by using any of the colligative property। अगर कभी भी ऐसा हो किसी भी सॉल्यूट का मोलर मास एक्सपेक्टेड मोलर मास से कम या ज़्यादा आ रहा हो by using any of the colligative properties, तो हम कहते हैं कि ये मोलर मास कैसा मोलर मास है, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास है। इज इट क्लियर? तो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, वो मॉलिक्यूलर मास विच कम्स आउट टू बी डिफरेंट by using the colligative property than their expected value। जो expected value है, एसिटिक एसिड है, 60 ग्राम मेरा expected value है कि आंसर आना चाहिए, पर वो 120 ग्राम आ रहा है, कभी 30 ग्राम आ रहा है, तो हम कहते हैं कि abnormal molecular mass है। Now the question is why it takes place। ऐसा क्या हुआ कि ये abnormal molecular masses आ रहे हैं। देखो, ये abnormal molecular mass इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जितनी भी हम colligative properties को पढ़ते हैं, उन सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम एक चीज़ को नेग्लेक्ट करके चलते हैं, और वो चीज़ है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। ये दो चीज़ें हैं जो हमेशा से
हम लोग इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में नेग्लेक्ट करके चलते हैं। अगर आप ये मान के चलो कि किसी भी तरीके का एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हुआ है, तो समझ लो कि आप किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज करोगे तो आपके मोलर मास में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर कभी भी वो सॉल्यूट जो आपने ऐड किया है वो अपने आप को डिसोशिएट करे या अपने आप को एसोसिएट करे, तो उस केसेस में आपको ये एब्नॉर्मल मोलिकुलर मास ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। देखो क्यों? क्योंकि देखो जो एसिडिक एसिड होता है या बेंजोइक एसिड ले लो, आपके एनसीईआरटी में बेंजोइक एसिड को लेके एग्जांपल भी है। पता है बेंजोइक एसिड के पास प्रॉपर्टी होती है कि दो बेंजोइक एसिड आपस में जुड़ के C6H5COOH का होल ट्वाइस बना लेते हैं। इसको बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं? डाइमर। डाई मतलब दो, मर, दो चीजें आपस में जुड़ गई है। अगर 3 बेंजोइक एसिड जुड़ते तो मैं बोलता ट्राइमर, 4 जुड़ जाते तो बोलता टेट्रामर, 5 जुड़ जाते तो बोलता पेंटामर, ऐसे बहुत सारे जुड़ जाता मैं बोलता पॉलीमर, जो चैप्टर भी आप लोगों का केमिस्ट्री में, ठीक है ना। तो ध्यान रखना बेंजोइक एसिड के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो अकेला नहीं पाया जाता है। वो क्या करता है? दो चीजें आपस में जोड़ता है, दो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में जुड़ते हैं और डाइमर की फॉर्म में पाए जाते हैं। तो एक बात बताओ, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है, जिस कंटेनर में मैंने सॉल्वेंट लिया है बेंजीन। क्या लिया है? बेंजीन, ठीक है। अब मैंने क्या किया, बाहर से ऐसे 10 बेंजोइक एसिड को ऐड कर दिया। कितने बेंजोइक एसिड को ऐड किया है? 10 बेंजोइक एसिड को ऐड किया है। तो इसका मतलब इस बेंजीन के अंदर कितने बेंजोइक एसिड है? 10। मेरे अकॉर्डिंग तो 10 हुए। तो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है वो इसी पे तो डिपेंड करता है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे। कितने सोल्यूट पार्टिकल्स हैं उस पर डिपेंड करता है। तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ सोल्यूट पार्टिकल्स कितने हैं? 10। दे आर द 10 पार्टिकल्स ऑफ बेंजोइक एसिड। पर एक्चुअली में जब ये 10 बेंजोइक एसिड इस बेंजीन में गए होंगे तो ये अकेले रहे होंगे या डाइमर बनाया होगा? डाइमर बनाया होगा। अगर ये डाइमर बना लेंगे तो आप बता सकते हो कि 5 ही तो रहेंगे सिर्फ। कितने रहेंगे? 5, क्योंकि वो डाइमर बना चुके हैं। तो क्या बना चुके हैं? डाइमर। तो मुझे तो लगा कि मैंने 10 पार्टिकल ऐड किया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने बेंजीन में जाके अपने आप को डाइमर फॉर्मेशन कर लिया। डाइमर फॉर्मेशन मतलब अपने आप को एसोसिएट कर लिया, एसोसिएशन में ले गया। तो अगर अपने आप को एसोसिएट कर रहा है तो एक बात बताओ, क्या सोल्यूट पार्टिकल उतने ही हैं या कम हो गए? सोल्यूट पार्टिकल 10 में एजम्पशंस में था कि 10 बेंजोइक एसिड मैंने ऐड किए हैं, लेकिन जब 10 बेंजोइक एसिड उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में गए तो प्रॉब्लम ये आई कि 10 के 10 बेंजोइक एसिड में से बहुत से बेंजोइक एसिड ने डाइमर का फॉर्मेशन कर लिया, जिससे एक्चुअली में वहाँ जो सोल्यूट पार्टिकल्स थे वो सिर्फ 5 ही थे। सबको क्लियर? तो एक बात बताओ, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वही आएगा या कम आएगा? कम आएगा, क्योंकि जब नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कम हो गया वहाँ जाके तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम आएगा। अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम आएगा स्टूडेंट्स, तो जैसे हमारे पास फॉर्मूला होता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का, दैट इज Kb इंटू गिवन मास बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय मास ऑफ दिस सॉल्वेंट। अगर स्टूडेंट्स ये वैल्यू ही कम आएगा तो मोलर मास वही आएगा कि ज़्यादा आएगा? ज़्यादा आएगा। तो एब्नॉर्मलिटीज आई कि नहीं आई? आई। कब आया? जब एसोसिएशन हुआ तो हमने क्या देखा कि जितने सोल्यूट पार्टिकल्स थे वो थोड़े कम हो गए। जब सोल्यूट पार्टिकल्स कम हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू भी कम आई, जिससे मोलर मास क्या हो गया? ज़्यादा हो गया। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ, यही एसोसिएशन की जगह अगर डिसोसिएशन हुआ होता, चीज़ें ब्रेक डाउन हुई होती, तो सोल्यूट पार्टिकल उतने होते कि बढ़ जाते, टूट जाता। वहाँ जाके मैं 10 पार्टिकल डालता, वो ब्रेक डाउन करता, शायद 20 पार्टिकल या 30 पार्टिकल बन जाता। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यही आता है या ज़्यादा आता? मोलर मास वही आता या कम आता? कम आता। एबनॉर्मल आया कि नहीं आया? एबनॉर्मल मोलर मास क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? एबनॉर्मल मोलर मास का मतलब होता है कि जब कभी भी हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करके मोलर मास को निकालते हैं तो कई बार वो मोलर मास हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू से कम या ज़्यादा आता है। लेकिन ये प्रॉब्लम तब आती है जब कभी भी वहाँ पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो रहा होता है। एसोसिएशन में पार्टिकल जुड़ जाते हैं, जिससे नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स कम हो जाते हैं। सोल्यूट पार्टिकल कम होने से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है, जिससे मोलर मास बढ़ जाता है। इसका मतलब मैं एक पॉइंट यहाँ पर लिख सकता हूँ कि अगर एसोसिएशन हुआ है तो मोलर मास क्या हो जाएगा?
बढ़ेगा या घटेगा? एसोसिएशन हुआ है, पार्टिकल्स कम हो गए, डेल्टा टीबी भी कम हो गया, तो मोलर मास क्या हो जाएगा? बढ़ेगा। तो एसोसिएशन में मोलर मास बढ़ेगा और डिसोसिएशन में ये मोलर मास घटेगा। कोई डाउट? तो हम कैसे इस चीज़ को सही करेंगे? इसका मतलब हमारे सारे फॉर्मूले गलत हो गए, क्योंकि सारे फॉर्मूले जितने भी थे सब तब एप्लीकेबल थे जब एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रहा था। तो इन सब फॉर्मूलों को कैसे करेक्ट करें? अब हमें कैसे पता चलेगा कि मोलर मास से सही आ रहा है कि गलत आ रहा है कि नहीं? तो इन चीज़ों को सही किया वेंट हॉफ फैक्टर ने, जो हम अगला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इज इट क्लियर? वेंट हॉफ फैक्टर अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है? देखो, अब जब एबनॉर्मलिटीज़ आ चुकी हैं, मोलर मास गलत आ रहे हैं, जब हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में हम एक चीज़ों को अभी तक नेग्लेक्ट करके चल रहे थे, वो था हमारा एसोसिएशन और डिसोसिएशन। क्या रहेगा अगर हम इस वर्ड एसोसिएशन डिसोसिएशन को कंसीडर करके इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के सारे फॉर्मूलेस को थोड़ा सा रेक्टिफाई करें, सही करें? तो बच्चों हमें क्या करना पड़ता है? एक टर्म यूज़ करना पड़ता है आई, दैट आई इज वेंट हॉफ फैक्टर। देखो, ये वेंट हॉफ फैक्टर से आपके जितने भी ये फॉर्मूलेज हैं उन सब में थोड़ा सा एक चेंज आएगा। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट है, ऑस्मोटिक प्रेशर है या रिलेटिव लोअरिंग है, सब में आपको क्या करना था? अभी तक जितने फॉर्मूले थे वो सीधा सीधा इस पर डिपेंड कर रहा था कितने सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किए गए। इस पर डिपेंड कर रहा था कितने सॉल्यूट पार्टिकल ऐड किए गए हैं, इस पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा था कि सॉल्यूट पार्टिकल एसोसिएट हुए हैं कि डिसोसिएट हुए। लेकिन अब हमें सिर्फ सॉल्यूट पार्टिकल्स ना लिख के इसके आगे हमें एक टर्म और लिखना है, दैट इज आई, दैट आई इज द वेंट हॉफ फैक्टर। यहां भी लिखेंगे आई इंटू के एफ इंटू एम, आई इंटू सी आर टी, आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये सारे फॉर्मूले आपके रेक्टिफाई होंगे। नाउ द प्रॉब्लम इज ये वेंट ऑफ फैक्टर निकालेंगे कैसे? ये वेंट ऑफ फैक्टर एक्चुअली में कैसे फाइंड आउट करना है? तो इसके एनसीईआरटी में 3-4 फॉर्मूलेज दे रखे हैं। हम इन 3-4 फॉर्मूलेज के थ्रू नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एक फॉर्मूला लेंगे और उसके बेस पे सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मान लो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है या फिर हमें ये फॉर्मूला यूज़ करना है? क्योंकि हमने एनसीईआरटी के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स तो इसके बेस पे निकाले, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम। तो एग्जाम टाइम में हमें कैसे पता चलेगा कि हमें वेंट ऑफ फैक्टर वाला कंसेप्ट यूज़ करना है या फिर वो यूज़ करना है? अच्छा, ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल होगा? जब एसोसिएशन डिसोसिएशन कंसीडर होगा या नहीं कंसीडर होगा? नहीं कंसीडर होगा। और ये फॉर्मूला कब यूज़ होगा? जब कंसीडर होगा। तो कभी भी आप न्यूमेरिकल्स जब कर रहे होते हो, उस न्यूमेरिकल्स के टाइम पे वर्ड एसोसिएशन, डिसोसिएशन, डाइमर या फिर वहाँ कहीं के ए डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस या डिसोसिएशन कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, इन सब चीज़ों की बातें हो रही हो, इसका मतलब वो कंसीडर कर रहा है एसोसिएशन को और डिसोसिएशन को। तो जब भी आप न्यूमेरिकल करते हैं और उस न्यूमेरिकल के टाइम पे आपको वर्ड एसोसिएशन, डिसोसिएशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट इस तरीके से वर्ड यूज़ होते हैं, तो आप समझो कि वो चीज़ आपका वेंट ऑफ फैक्टर से ही रिलेटेड है। इसको याद करने का सिंपल सा वे रहता है। जैसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, तो देखो ध्यान से, अगर मान लो कभी भी कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, कोई चीज़ आपकी कंप्लीटली डिसोसिएट होती है, जैसे मान लो MgCl2 की बात करो, तो MgCl2 अगर पूरा डिसोसिएट होता है तो ये बनाता है Mg2 प्लस और 2Cl माइनस। अगर MgCl2 पूरा डिसोसिएट होता है तो ये बनाता है Mg2 प्लस 2Cl माइनस। तो वेंट ऑफ फैक्टर का एक फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है पता है? वेंट ऑफ फैक्टर का एक फॉर्मूला आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुए बाय कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने लिए थे। कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके डिसोसिएट हुए, कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने लिए थे। ध्यान रखना, टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो डिसोसिएट हुए या एसोसिएट हुए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स टेकन। कितने नंबर ऑफ मोल्स आपने लिए, कितने नंबर ऑफ मोल डिसोसिएट हुए, इसी रेशियो को भी वेंट ऑफ फैक्टर कहा जाता है। इसी पे बेस में सारे क्वेश्चंस करूंगा। मैं यहाँ बात कर रहा था, अगर मान लो कोई चीज़ कंप्लीटली डिसोसिएट होता है तो बिल्कुल शॉर्टकटली आप इसका वेंट ऑफ फैक्टर निकाल सकते हो। क्या करना होता है, जितने सॉल्यूट पार्टिकल्स बने हैं,
जितने आयंस बने, कितने आयंस बने हैं, एक यहाँ, दो यहाँ, तो 2 + 1 3, इसका वेरिएंट ऑफ फैक्टर। वेरी सिंपल। अगर वो पूरा डिसोशिएट होता है, अगर वहाँ लिखा होता है कंप्लीट डिसोसिएशन, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप वेरिएंट ऑफ फैक्टर लगाओ। वेरिएंट ऑफ फैक्टर कैसे निकालना है, जितने भी आपके सॉल्यूट पार्टिकल्स मतलब आयंस वहाँ बने हैं उसको ऐड कर दो, आपको वेरिएंट ऑफ फैक्टर मिल जाएगा। कोई दिक्कत? जैसे कि मान लो मेरे पास AlCl3 होता, तो अगर मैं AlCl3 को डिसोशिएट करूंगा तो Al3+ और 3Cl- होगा, नो डाउट। व्हाट इज द वेरिएंट ऑफ फैक्टर, कितना होगा, 4। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंट ऑफ फैक्टर। क्लियर?